नमस्कार प्यारे साथियों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सरन एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों आप लोग आइए और हमारे मॉडल पेपर नंबर 11 से जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि दोस्तों आपका जो एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाला है उसमें दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने की 100% से दोस्तों ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को देखिए और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट कीजिए, इस तरह से याद कीजिए जैसे कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों बिना देरी को शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है दोस्तों किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इनको दोस्तों रुधिर वर्ग यानी कि रक्त समूह का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है? रुधिर वर्ग क्या दोस्तों इनको कहते हैं? इनको रुधिर वर्ग का जनक कहते हैं। 1902 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, रक्त वर्ग हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ओ को दोस्तों हम लोग सर्वदाता कहते हैं और ए बी को दोस्तों हम लोग सर्वग्राही कहते हैं। ठीक है? 1902 में इसकी इन्होंने खोज कर दी थी। तो दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर को रक्त समूह का जनक कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आप लोग अपने प्रैक्टिस के रूप में मुझको कमेंट करके अपने जो आंसर है दोस्तों वो ज़रूर बताते जाना। ठीक है? जिससे कि दोस्तों जब आप लोग एग्जाम हॉल में 25, 26 और 27 अप्रैल को बैठेंगे तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही नर्वस नहीं होंगे और दोस्तों आप लोगों को एग्जाम हॉल में ऐसा लगेगा कि आप लोग घर में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है मानव अधिकार में दोनों शामिल है। मानव अधिकार में दोस्तों कह रहा है बताइए क्या-क्या शामिल है? दोस्तों अधिकार भी शामिल है और दायित्व भी शामिल है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अधिकार को दोस्तों हम लोग राइट कहते हैं, यानी कि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हमारे संविधान में कहा गया है कि हमको अगर कुछ फंडामेंटल राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, तो दोस्तों इंसान होने के नाते हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी होती हैं। ड्यूटी यानी कि दोस्तों दायित्व। तो दोस्तों अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं मानव अधिकार में। ठीक है ना? अधिकार भी दोस्तों हमारे हैं कुछ और दोस्तों कुछ हमारे दायित्व भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? ये दोस्तों पहली है निजी तौर की कंपनी स्पेस एक्स। सबको पता है दोस्तों एलॉन मस्क। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? एलॉन मस्क ने दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की है, पहली निजी कंपनी है दोस्तों, प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है दोस्तों सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया दोस्तों, सोफिया दोस्तों बुल्गारिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? कैपिटल से रिलेटेड भी दोस्तों आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों सोफिया का है कि बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी। मतलब बुल्गारिया की राजधानी दोस्तों सोफिया। और दोस्तों बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की दोस्तों हो जाएगी, सबको पता है, ढाका। ठीक है? और दोस्तों अफ़गानिस्तान की दोस्तों काबुल है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। कह रहा है कौन-सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? किस पर दोस्तों? संगीत पर, नृत्य पर और नाटक के लिए। और कह रहा है जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। दोस्तों रचना है एक। अब कह रहा है शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए। दोस्तों नाट्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नाट्य शास्त्र दोस्तों ऐसी कृति है जिसको कि दोस्तों भारतीय कलाओं के लिए आधारभूत यानी कि उसका बेस माना जाता है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों नाट्य शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण और दोस्तों डेवलपमेंट विकास। तो क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बैंक है, अंतरराष्ट्रीय बैंक है रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो कह रहा है दोस्तों यह क्या है? यह दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है? इसमें दोस्तों 189 सदस्य देश हैं। कितने हैं दोस्तों? 189 सदस्य देश हैं दोस्तों। इनको दोस्तों सदस्य देशों को क्या कहता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अमेरिका में। कह रहे पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च हुई? जेडीवाई दोस्तों जन धन योजना दोस्तों 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? 28 अगस्त 2014 को दोस्तों पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों शुरू की गई। ठीक है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। कह रहे निम्न में कौन सा देश भारत के साथ
भूमि साझा नहीं करता है। भूमि साझा दोस्तों, मालदीव ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव दोस्तों भूमि साझा नहीं करता है। ठीक है ना। और दोस्तों म्यांमार, बांग्लादेश और चीन ये सभी दोस्तों भूमि साझा करते हैं। दोस्तों मालदीव की दोस्तों जो राजधानी हो जाएगी वो दोस्तों माले हो जाएगी। और दोस्तों इसकी मुद्रा मुद्रा दोस्तों हो जाएगी रुफिया। क्या दोस्तों, रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। ग्रीन फाइनेंस कह रहा है किस तरह से, तो दोस्तों ग्रीन फाइनेंस पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों लगा है ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन का मतलब होता है दोस्तों पर्यावरण से, मतलब जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। तो दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल, और फाइनेंस फाइनेंस मीन्स दोस्तों होता है वित्तीय साधन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है पर्यावरण के अनुकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, जहां भी दोस्तों ग्रीन लग जाए तो आप लोग समझ लेना कि पर्यावरण से संबंधित है। कह रहा व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाइट गुड्स वही दोस्तों जो ब्लैक ना हो व्हाइट हो। एक दोस्तों ब्लैक मनी होती है ना, एक व्हाइट मनी। व्हाइट मनी मतलब दोस्तों अच्छा सामान। तो व्हाइट गुड्स पर 28% दोस्तों उच्चतम जीएसटी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2017 ईस्वी से दोस्तों जीएसटी इल्टास हुई है और दोस्तों 28% उच्चतम जीएसटी लग सकती है व्हाइट्स गुड्स पर। आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है। यूएनसीटीएडी अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों टीएडी ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अंकटाड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सदगति पुस्तक, ये दोस्तों आ चुका है पिछले मतलब प्रैक्टिस सेट में मैं करवा चुका हूं। आप लोग इसको बिना मेरे बताए ऑप्शन करके तुरंत बताइए। कह रहा सदगत पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक पर एक फिल्म बन चुकी है। किसके द्वारा लिखी गई थी। सेम दोस्तों क्वेश्चन आया था, मैंने दोस्तों कराया भी है। आप लोग दोस्तों अभी तक आंसर दे चुके होते। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने दोस्तों सदगत पुस्तक लिखी थी जिस पर एक फिल्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें एक को भारत रत्न नहीं मिला है। तो दोस्तों मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनमोहन सिंह को दोस्तों भारत रत्न नहीं मिला है। और दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री और चरण सिंह को भारत रत्न मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई। दोस्तों फर्स्ट जनगणना की बात कर रहा है हम लोगों से, इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, लॉर्ड मेयो के दोस्तों शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1872 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में दोस्तों मतलब पहली बार जनगणना दोस्तों अस्थायी जनगणना थी दोस्तों, ऐसे नहीं थी। फिर उसके बाद दोस्तों नियमित जनगणना 1881 में दोस्तों शुरू हुई भारत में, तब दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, जब दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे नियमित जनगणना 1881 रिपन के शासनकाल में। ठीक है, और दोस्तों वैसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 जून दोस्तों 1757 ईस्वी को प्लासी का दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध से दोस्तों भारत में कहा जाता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक यानी कि दोस्तों अंग्रेजों की शासन की दोस्तों शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए हैं 16 में। कह रहा दोस्तों रैनसमवेयर, रैनसमवेयर का कह रहा है अर्थ क्या है। दोस्तों रैनसमवेयर का अर्थ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो दोस्तों फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। इनक्रिप्ट को दोस्तों क्या होता है कि किसी की फाइल को दोस्तों चुपचाप मतलब अपने पास रख लेना, और फिरौती की मांग करना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों करता है, फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ये दोस्तों रैनसमवेयर का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब दोस्तों 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा भारत का सबसे बड़ा वन है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वन दोस्तों कौन सा है, सुंदरवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है। दोस्तों सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, बरसाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारी महारानी राधा महारानी को दोस्तों
बरसाना, उसी में दोस्तों मनाई जाती है लठमार होली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहला है दोस्तों, इस वजह से मुझको कहना ना पड़े, आप लोग इसको अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना। ठीक है दोस्तों, पहला ट्रैफिक पार्क दोस्तों प्रयागराज में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ट्रैफिक पार्क दोस्तों कहाँ खोला गया? प्रयागराज में। और दोस्तों यूपी का हाई कोर्ट ये भी दोस्तों प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1826 ईस्वी में दोस्तों सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसकी खोज दोस्तों चार्ल्स मैनन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, 1826 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, कह रहे हैं दोस्तों भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों मैं करा चुका हूं ये क्वेश्चन, जो भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं। दोस्तों आप लोग मुझको तुरंत आंसर बताइए, एचडी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी के दोस्तों जनक कौन कहलाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये दोस्तों जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कह रहा है खाली स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। दोस्तों किसका अर्थ है? वेब हाईजैकिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाईजैकिंग का दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि दोस्तों जो हाईजैकिंग होता है इसका दोस्तों मतलब होता है कि नियंत्रण बलपूर्वक स्थापित कर लेना। दोस्तों आप लोग सुनते होंगे कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया, शहर हाईजैक कर लिया गया। दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी शहर पर या किसी प्लेन पर कुछ लोगों के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लेना, वही है दोस्तों वेब हाईजैकिंग। अब दोस्तों वेब हाईजैकिंग ये दोस्तों हमारे सोशल मीडिया से संबंधित है, इसलिए दोस्तों वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीस्ता नदी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों इसमें टाइपिस्ट महोदय ने गलत कर दिया है दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 से संबंधित है। किससे दोस्तों? आर्टिकल नंबर 19 से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको याद कर लेना, और दोस्तों हमारे टाइपिस्ट महोदय को जरा आप लोग सॉरी मतलब क्षमा कर देना। ठीक है दोस्तों, गलती हो जाती है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। 90% छोटे हीरे दोस्तों सूरत, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरत में दोस्तों हीरा कारखाना है, हीरा का संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। कुल वन आवरण दोस्तों पूछ रहा है, कह रहा है कितना है? दोस्तों 21.05%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21.05% कुल वन आवरण है दोस्तों भारत का। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों 28। क्या निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ये दोस्तों ग्राम पंचायत गठन, ये दोस्तों गलत है। ये दोस्तों हो जाएगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी दोस्तों आया था क्या दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 48 ये भी दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 48 में बताया गया है राज्य कृषि व पशुपालन के बारे में। किसमें दोस्तों? कृषि व पशुपालन के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 48 में बताया गया है। ठीक है, राज्य कृषि व अनुपालन के, तो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, गलत हो गया है 19 दोस्तों, यहाँ दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 48 ये दोस्तों राज्य कृषि व पशुपालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29। कह रहा हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? दोस्तों पंचायत पूछ रहे, बताइए किस भाग में पंचायतों से संबंधित बताया गया है? दोस्तों भाग 9 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 दोस्तों पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 40 में
ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन ये दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों गायत्री मंत्र वाला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो गायत्री मंत्र है इसको दोस्तों विश्वामित्र ने लिखा था। किसने दोस्तों, विश्वामित्र ने। और दोस्तों इस गायत्री मंत्र में सूर्य की दोस्तों उपासना के बारे में बताया गया है। किसको दोस्तों, भगवान सूर्य के बारे में गायत्री मंत्र में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1942 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा पास किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव। और दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव में ही गांधी जी के द्वारा दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया था। किसका दोस्तों, करो या मरो, ठीक है। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किसने कहा था कि तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। दोस्तों किसने कहा था, वी चिरोल ने दोस्तों कहा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों वी चिरोल ये दोस्तों लंदन टाइम्स के दोस्तों क्या थे, संपादक थे। अंग्रेजों को दोस्तों अखबार था लंदन टाइम्स, उसके दोस्तों संपादक थे वी चिरोल। दोस्तों इन्होंने ही क्या कहा था, इन्होंने कहा था लोकमान्य तिलक को कि यह भारतीय अशांति के जनक है। वी मतलब वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा दोस्तों एक रोग संचारित नहीं होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइगर मच्छर के द्वारा दोस्तों पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया ये दोस्तों तीनों होते हैं। और दोस्तों इसके जापानी इंसेफेलाइटिस ये दोस्तों क्यूलेक्स बुसनोई द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, क्यूलेक्स बुसनोई। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूलेक्स बुसनोई। इसके द्वारा दोस्तों होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से जो दिखाई नहीं देता है प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। खाली मतलब कुछ किसके द्वारा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण, दोस्तों कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों प्रकाश के अदृश्य भाग से जो दोस्तों दिखाई नहीं देता है उससे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों मैंने बताया कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों हम लोगों के रिलेटेड लाइफ से ही आएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको दोस्तों हम लोग डेली देखते हैं, यूज करते हैं और जान नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक दंत चिकित्सक यानी दांत वाला डॉक्टर रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। रोगी की दांतों की जांच के लिए दोस्तों दांत मुंह के भीतर का काम है, यानी कि जो छोटी चीजों को बड़ा कर दे। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण दोस्तों छोटी चीजों को बड़ा कर देता है, इसी वजह से दोस्तों दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों टेलीविजन के नियंत्रण की हमसे बात कर रहा है। कह रहा है दोस्तों जो टेलीविजन में नियंत्रण होता है इसमें किस प्रकार की विकिरण का यूज किया जाता है। दोस्तों अवरक्त विकिरण का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अवरक्त को दोस्तों इंफ्रा रेड भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इंफ्रा रेड। ये दोस्तों क्या होती हैं, ये दोस्तों उच्च ताप पर दोस्तों मतलब उच्च ताप हो चाहे दोस्तों घना कोहरा हो, ये दोस्तों सभी में पार होकर निकल जाती हैं। और दोस्तों इन इंफ्रारेड का यूज दोस्तों बहुत जगह पर होता है। अस्पताल में भी दोस्तों होता है, फोटोग्राफी में भी दोस्तों होता है। और दोस्तों जब युद्ध काल चल रहा था तो इन किरणों का उपयोग दोस्तों दूर दूर तक सिग्नल भेजने में भी किया जाता है, ठीक है। दोस्तों कार के पेंट को सुखाने में तथा मांसपेशियों के इलाज में भी इसका प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड किरणें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे दोस्तों मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। दोस्तों मौर्य काल का तो नहीं जानते हैं, लेकिन राम भगवान की सीता को सब कोई जानता है। हमारे राम भगवान की दोस्तों माता सीता थी, ठीक है, यानी कि दोस्तों उनकी धर्म पत्नी जी थी, ठीक है, माता सीता। अब हमसे पूछ रहा कि बताइए मौर्य काल में सीता का क्या तात्पर्य था। दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य काल में दोस्तों क्या होता था कि दोस्तों जो आय प्राप्त करने वाला अधिकारी होता था उसको दोस्तों सीताध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। ये दोस्तों दासों से, कर्मकारों से तथा बंदियों की सहायता से कृषि करवाता था। और दोस्तों कृषि से जो आय प्राप्त होती थी उसको दोस्तों सीता कहा जाता था, ठीक है। क्या दोस्तों, सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
38 कह रहा है उदारीकरण यानी कि दोस्तों लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि दोस्तों प्राइवेटाइजेशन और दोस्तों वैश्वीकरण यानी कि दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, एलपीजी योजना भी दोस्तों इसको कहते हैं कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार दोस्तों, एक बार नहीं दोस्तों, कम से कम दोस्तों 4-6 बार इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों 1991-92 ईस्वी में दोस्तों एलपीजी योजना चालू की गई, यानी कि दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्या निम्नलिखित में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन दोस्तों CH4। ठीक है, ये दोस्तों इनके रासायनिक फार्मूले हैं। दोस्तों यही दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में ज्यादा दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। दोस्तों विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड दोस्तों वैसे भी खतरे का निशान होता है और दोस्तों जो प्रजाति विलुप्त हो रही है वो दोस्तों खतरे में ही है, इसी वजह से दोस्तों रेड डाटा बुक यूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? जो दोस्तों ताप उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, हमसे वो पूछ रहा है, कह रहा है बताइए कि सार्वत्रिक तापन में कौन? दोस्तों सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमसे क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया है। दोस्तों ये जो मीथेन है ये दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, तो जलवाष्प ये भी दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। दोस्तों ये तीनों ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं, इसी वजह से दोस्तों हमारा तापन बढ़ रहा है। तो दोस्तों हमसे उसने पूछ लिया कि कौन तापन में योगदान नहीं करता, दोस्तों सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट, दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों कह रहा है वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से आ गया वायु प्रदूषक। कह रहे दोस्तों ऐसा कौन सा वायु प्रदूषक है जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर देता है और मौत उत्पन्न कर सकता है? दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों CO से प्रदर्शित किया जाता है। इसको दोस्तों दम घोटू गैस भी कहते हैं, इसी वजह से दोस्तों दम घोटू गैस कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सांस लेने में हम लोगों को दोस्तों सांस के जरिए, श्वसन के जरिए हमारे शरीर में चली जाती है। ठीक है, और दोस्तों हमारे रक्त धारा को प्रभावित कर देती है और दोस्तों मौत तक हो जाती है इससे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है किस स्तर यानी कि डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? खतरनाक ध्वनि प्रदूषण दोस्तों 80 डेसिबल की ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 डेसिबल की ध्वनि दोस्तों खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी दोस्तों पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोस्तों मानक समय रेखा या दोस्तों प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। ठीक है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से निकटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला दोस्तों, सिक्किम, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दादा दोस्तों कहाँ है? नाथुला दादा दोस्तों सिक्किम में है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, इसी वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लिपुलेख दादा उत्तराखंड, वेरी राइट। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी राइट। पालघाट केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम नहीं है? सतलज का, रावी का, चेनाब का कि ब्यास का? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सतलज हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सतलज का दोस्तों तिब्बत से उद्गम होता है, मानसरोवर झील से। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम भारत में नहीं है, और रावी, चेनाब और ब्यास का इनका उद्गम दोस्तों भारत से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत विल्डथान 2025 का शुभारंभ
23 सितंबर 2025 को किया। करंट का दोस्तों क्वेश्चन है और आप लोगों को दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों विकसित भारत बिल्डथान की बात कर रहा है। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों विकसित भारत बिल्डथान का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों, किसने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में 12 सितंबर 2025 को पदभार संभाला? कौन से दोस्तों? 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग दोस्तों इसका कमेंट करके मुझको आंसर बताइए। दोस्तों सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दोस्तों सीपी राधाकृष्णन ने दोस्तों अभी पदभार संभाला है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा, भारत सरकार ने किस नए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की शुरुआत अगस्त 2025 में की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का दोस्तों क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना रखता है। दोस्तों कह रहा है नया डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है दोस्तों यूपीआई ग्लोबल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे दोस्तों ग्लोबल में यूपीआई हमारा चलेगा, यही दोस्तों भारत सरकार का नया डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। अब दोस्तों आप लोगों की बारी है। अब दोस्तों आप लोग इस क्लास को एक बार फिर से दोस्तों 1.25 स्पीड में बढ़ा करके इसको सुन लीजिएगा, तो दोस्तों आप लोगों को ये पूरे के पूरे क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे। और दोस्तों केवल एक इस क्लास से ही आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को तैयारी के लेवल का पता चले और दोस्तों आप लोग ये भी जान पाएँ कि आप लोग मतलब किस लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है? तो दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों हम लोग इतना ही देख पाएँगे, और दोस्तों अब आप लोगों को दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? तो दोस्तों आज के सेशन में अब इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।